नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार आपके सामने ज्योग्राफी की और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपके पास, जैसे करंट अफेयर हो गया, हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको तैयारी कराई जा रही है। और इसके साथ साथ में आपको एक दिवसीय कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी आयोग द्वारा क्यों ना हो, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, कल हमने ज्योग्राफी का कुछ पार्ट किया था। ज्योग्राफी में हम लोगों ने रिवर सिस्टम को बढ़ाया था। रिवर सिस्टम से संबंधित कुछ टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स हैं, रिवर सिस्टम में मेनली क्या आता है, रिवर सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और उत्तर भारत की जो हिमालय की पूर्व नदियां हैं वो कैसे काम करती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश की थी। इससे आगे की तरफ इससे थोड़ा सा और हम लोग एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं। तो इससे संबंधित मुख्यतः बात यह हो जाती है कि अब जो हिमालयन क्षेत्र है उसकी जो मेनली नदियां हैं उनकी क्या खास बात है, उनको डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए, आज का जो मुख्य टॉपिक है हमारा हिमालय की नदी प्रणालियों से संबंधित है। यानी जो हिमालय क्षेत्र की नदी प्रणाली यानी नदी सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले तो आती है यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व हिमालय कैसा पर्वत है, अगर ये पूछ ले जाए तो मैंने ये बता चुका हूं आपको, ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली जो नदी है वो कौन कौन सी है? सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये सारी नदियों से कहां पर गिरती थी? पहले तैतीस सागर में गिरती थी, लेकिन तैतीस सागर में अवसादों के जमाव के कारण और आपस में प्लेट टकराने के कारण ये समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स का निर्माण हो गया। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को अपने मार्ग में उठने वाले वृद्ध हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्वत बनाए रखी। तो जैसे ही माउंटेन डेवलप हुआ, लेकिन जो इसकी नदियां थी, जो हिमालय की नदियां थी, वो एक रास्ते से होकर बह रही थी। तो अपने रास्ते में खड़े होने वाली माउंटेन को उन्होंने काट दिया, यानी उनकी एक क्या कहते हैं, उनको निर्माण कर दिया, वृद्ध हिमालय को काटकर अपनी एक दिशा को पहले जैसा बनाए रखा। ठीक है जी। जिसके फलस्वरूप इन्हें क्या कहा गया? इन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा गया। पूर्ववर्ती नदी की डेफिनेशन नहीं, पूर्ववर्ती नदी के बारे में आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ववर्ती नदी क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ की तरफ से जो नदी बहती है और कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, नॉर्थ की तरफ से जो नदियां नॉर्थ को होकर जाती हैं और बड़ी बड़ी माउंटेन्स में से होकर जाती हैं और अपना रास्ता नहीं बदलती है, उन नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। यानी चट्टानों को काटकर जो अपना रास्ता बना रही है। आगे चल रहे हैं। इन नदियों ने वृद्ध हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले गड्ढों का निर्माण कर दिया। ठीक है। जैसे सपोज ये कोई माउंटेन है आपका और ये रेंज है कोई माउंटेन्स की, तो इनके बीच में अगर ये माउंटेन्स रेंज आ रही तो उनको क्या कर दिया? इनको शार्प कर दिया, तराश दिया। तराशने के बाद ये माउंटेन्स के एजेस कैसे हो गए? शार्प हो गए हैं। जब माउंटेन के एजेस शार्प हो जाते हैं तो वहां पर गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज का मतलब होता है कि वो सारी जगह जिनसे नदियां होकर बहती हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि उनसे रिवर होकर बड़ी मात्रा में बह रही है, उसका जो वॉल्यूम है उस रिवर का बड़ी मात्रा में होकर बहता है। दूसरी एक और बात है, इस दुनिया का सबसे सॉफ्ट चीज क्या है? इस दुनिया में सबसे सॉफ्ट चीज पानी है और सबसे कठोर भी पानी है। तो पानी अपना रास्ता बखूबी बनाना जानता है, बड़े अच्छे से रास्ता बनाता है। और मतलब लगता है कि जैसे कहीं पर रिवर होकर बह रही हो और फिर रिवर ना बह रही हो, फिर अगर हम उसको देखें तो वहां पर बहुत अच्छा डिजाइन बन जाता है। जहां पर पहले कभी रिवर बहती थी वहां अगर डिजाइन देखें तो बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बन जाता है। तो वहां पर गड्ढों का निर्माण कर दिया, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है। जैसे सिंधु गॉर्ज, जैसे सिंधु गॉर्ज कहां पर है? कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है साहब। एक शिपकिला गॉर्ज है, ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाया गया है। हिमाचल में सतलज नदी द्वारा बनाया गया है। एक है कोरबा गॉर्ज, ये पूछ लिया जाता है कोरबा गॉर्ज कहां है? ये कोरबा गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। तो 3-4 गॉर्ज जो है उनका ध्यान रखें आप। पहला आपके द्वारा सिंधु नदी द्वारा कश्मीर में बनाया गया है,
दूसरा शिपकिला गॉर्ज द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी द्वारा बनाया गया है। तीसरा हो गया हमारा कोरबा गॉर्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। 3 गॉर्ज मुख्यतः आप लोगों को याद रखने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। वृद्ध हिमालय से पहले नदी घाटियां बनी, यानी जब हिमालय उठ रहा था तो उसका झुकाव एक तरफ हो गया, यानी ढलान वाली कतारें बन गई हैं। ठीक है, तो उसके पहले नदी घाटियां बनी, फिर हिमनद बन गए, फिर हिमनद मतलब बने, वहां पर हिमानियां रही, वहां पर ग्लेशियर बने वहां पर बड़ी मात्रा में। इस प्रकार इन नदियों को क्या कहा जाता है? अनुवर्ती नदी कहा जाता है, यानी कॉन्सिक्वेंट रिवर कहा जाता है। इनका एक पर्टिकुलर ढलान था, फिर जब माउंटेन्स थोड़ा ऊपर को हो गया तो उनका एक ढलान बना और साथ साथ में वहां पर ग्लेशियर बन गए। अब जब ग्लेशियर बने तो जाहिर सी बात है वो रिवर में भी कन्वर्ट होंगे, और जब रिवर में कन्वर्ट होंगे तो पानी का फ्लो भी करेगा ऑटोमेटिकली। जब माउंटेन ऊपर उठा तो ढाल था, जब ढाल था तो रिवर भी फ्लो करने लगी, ऑलरेडी ढाल पर रिवर फ्लो करने लगी। तो इस तरह हिमालय से बहने वाली नदियों का निर्माण हुआ। क्योंकि ये ढाल बनने के पश्चात ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ कर दिया। पहले से ही ढाल बन गया था वृद्ध हिमालय के कारण, ऊपर से ग्लेशियर बनने लगे, हिमनद बनने लगे। जब हिमनद बने तो ऑटोमेटिकली नदियां बहने लगी। आगे चल लेते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र के यानी पूरा रिवर ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया देखा जाए, तो उसमें क्या होता है कि तो पूरे अपवाह तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र यानी पूरा ड्रेनेज सिस्टम लगभग 77% नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां पर गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगर हम देखा जाए बे ऑफ बंगाल में वो लगभग 77% जो नदी है वो गिरती हैं, और 23% कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। तो इनका भाग काफी बड़ा है और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का भाग काफी छोटा है, तो 23% के आसपास। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का सिस्टम अब हम आपको पढ़ाते हैं विद मैप। आपको पढ़ाऊंगा, पहले कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा सिंधु नदी के बारे में, फिर मैं आपको विद मैप सिंधु नदी से और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में, इंडिया में कहां से कैसे कैसे होकर जाती है वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों जिक्र कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में, जो कि भारत के उत्तर में से होकर बहती है और सबसे प्रथम नदी है भारत की उत्तर की साइड से। अगर हम देखें तो सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले जो डिस्कशन करते हैं वो सिंधु नदी सिस्टम विश्व के विशालतम तंत्रों में से एक है, यानी सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम में से एक आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है? इसके अलावा सिंधु और उसकी सहायक नदियां, कौन कौन सी सहायक नदियां आएंगी? सिंधु हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, जास्कर हो गई, गोमल हो गई, कुर्रम हो गई, श्योक हो गई, और भी बहुत सारी नदियां हैं, काबुल और गिलगित भी आते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 13 नदी आती हैं, 13 नदियों के आसपास आती हैं। और देख लेते हैं कि सिंधु नदी के मानसरोवर झील के निकट कहां से निकलती है? सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट है, तिब्बत में। उसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या बेखरचू हिमानी से निकलती है। तो यहाँ पर ये बेखरचू हिमानी भी बोल सकते हैं कि ये कौन सी हिमानी है, कहां से निकलती है। मानसरोवर या चेमायुंगडुंग ना दिया हो तो इसका भी नाम बेखरचू से निकलती है। आगे देख लेते हैं। ये नदी पहले उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है। उत्तर पश्चिम मतलब ऐसा है कि जैसे ये डायरेक्शन है अपनी, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगी। तो ये पहले तो उत्तर और फिर पश्चिम ऐसे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होती है। फिर ये हिमालय पर्वत को काटकर, यानी वहां पर उसको काटती है तो गॉर्ज बनाती है, पूर्ववर्ती नदी है, को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। तो दमचौक एक जगह है भारत में, वहां से ये लद्दाख की क्षेत्र है, तो वहां से ये एंट्री मार जाती है भारत के अंदर। अब देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड। ये जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में बना है अभी, लद्दाख के दो ही जिले हैं उसमें, पहला लेह और दूसरा कारगिल। कारगिल में प्रवाहित होने के बाद ये कहां चली जाती है? पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में ये पहुंच जाती है।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये चली जाती है। अब आप देखते हैं सिंधु एक कैसी नदी है, सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि एक पूर्ववर्ती नदी क्या होता है। तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर, किस स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख की श्रेणियों को काटकर, लद्दाख की जो श्रेणी है, जो रेंज है, उनको काटकर एक गॉर्ज बना लेती है। यानी रेंजेस, ये माउंटेन रेंजेस है, तो इनको काटकर क्या बना दिया, वहां पर गॉर्ज बना दिया। इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं आपसे। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार से न केवल सिंधु नदी निकलती है, सतलुज नदी निकलती है, चिनाब नदी निकलती है, बल्कि यहां से ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे यांगत्सी क्यांग हो गई, जियांग हो गई, हुआंग हो नदी हो गई जो कि चीन की जीवन धारा मानी जाती है, पीली नदी हो गई, मेकोंग नदी हो गई, और इरावदी, जो कि इरावदी म्यांमार की जीवन धारा मानी जाती है, म्यांमार को बिल्कुल जोड़ती है। वहां बहुत सारी परियोजनाएं और बहुत सारा वहां से क्या होकर निकलता है, इंपोर्टेंट पूरा वन्य क्षेत्र और पूरा म्यांमार की बहुत सारी चीजें वहां से होकर बहती है। जैसी महत्वपूर्ण नदियों का भी तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार से बहुत सारी नदियां निकल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो कि श्योक नदी है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और श्योक नदी की सहायक नदी कौन सी है, कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। जो कि श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी के नाम से जानते हैं। मध्य एशिया में किस नदी से के नाम से जानते हैं, यारकंडी। और काराकोरम क्षेत्र में, यानी बिल्कुल टॉप रीजन में, जहां पर दर्रे भी काराकोरम रेंज भी है, उसी रेंज में जो काराकोरम पासेस भी है, वहां इस क्षेत्र में इसको मृत्यु की नदी भी बोला जाता है, यानी रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर ऑफ डेथ किसको कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिवर ऑफ डेथ हमें सिंधु नदी को कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग जिक्र कर लेते हैं जास्कर नदी। जास्कर श्रेणी के सरचू नामक स्थान से निकलती है, सरचू नामक स्थान से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बिल्कुल लगा हुआ है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सिंधु नदी चिल्लास के निकट, चिल्लास एक जगह है भारतीय क्षेत्र में, जो चिल्लास के निकट पाकिस्तान के क्षेत्र यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये एंट्री मार जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहां इसकी कुल लंबाई जो है पूरी, अगर सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 8880 किलोमीटर यानी 2880 किलोमीटर है। और इसका विस्तार क्षेत्र यानी संग्रहण क्षेत्र, यानी कितने क्षेत्रों को ये पानी पिलाती है, उनकी प्यास बुझाती है, लगभग 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका क्षेत्र बहुत बड़ा और बहुत व्यापक है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो मुझे लगता है ये एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में तो दोस्तों हम लोग जिक्र कर रहे थे इससे संबंधित भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स के बारे में। तो जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल विवाद हुआ था, यानी सिंधु जल समझौता जो हुआ था, वो पाकिस्तान पे एग्री हुआ है 80% पर, और इंडिया को 20% जल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं सिंधु नदी को भारत में लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई अगर हम देखते हैं तो 1114 किलोमीटर है साहब, तो जो कि वास्तव में थोड़ी कम है क्योंकि पीओके में चली जाती है वहां से, तो पीओके पर भारतीय अधिकरण नहीं है। आगे चल लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, गंगा सिस्टम में हो चाहे वो सिंधु रिवर में हो, हमेशा बाईं और दाईं को वो फोकस करके चलता है। तो देख लेते हैं सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। एक तो सतलुज हो गई साहब, रावी, चिनाब, झेलम, यानी पंचनद होता है, ये सबसे ज्यादा प्रमुख है। और ये नदियां कहां पर, मीठन कोट के पास मिलती हैं, मीठन कोट के पास पंजाब में मिल जाती हैं। और अगर हम देखते हैं जास्कर और शिगार बाईं ओर से, यानी ये भी बाईं ओर से मिलने वाली थी और ये भी बाईं ओर से, जास्कर और
सिगार भी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा अगर हम दाईं ओर से बात करते हैं, दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों की, तो श्योक नदी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा नदी, जहां से होकर सियाचिन के लिए हम जाते हैं। एक तो श्योक हो गई, काबुल हो गई, कुर्रम हो गई, तोची हो गई, गोमल हो गई और गिलगित हो गई। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो दाईं ओर से आप इनमें मिल जाती है। बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों को हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यहां से सवाल उठ जाता है बाईं ओर से और दाईं ओर से। ठीक है, आगे चल लेते हैं। लास्ट पॉइंट है सिंधु जल विवाद का। मुझे लगता है ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सिंधु नदी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में यानी ईस्ट में कहां से मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कराची से पूर्व कहां पर मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। तो टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 3148 के आसपास है। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर के आसपास है। अब मैं आपको मैप के साथ सिंधु नदी के विस्तृत या विस्तारण के बारे में बताऊंगा। बाईं ओर कौन सी नदी मिलती है, दाईं ओर नदी कौन सी मिलती है, और इससे सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है, मैं सारी मैप के द्वारा आपको समझाता हूं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मैंने एक मैप बनाया है सिंधु नदी का। तो इस सिंधु नदी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये कहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है? ये कौन सी जगह है? ये मानसरोवर झील के पास कौन सा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और यहीं पर ही क्या है? ये कैलाश पर्वत। बताते हैं कि यहां पर भगवान शिव का वास है। खैर आगे चल लेते हैं। तो इस कैलाश पर्वत से, इस ग्लेशियर से ही होती हुई हमारी एक नदी जा रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है, और इससे सबसे पहली नदी जो आती है, जो इसमें मिलती है, तो वो श्योक नदी है। और श्योक की सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा नदी और श्योक नदी आपस में काटती हैं। वो सियाचिन ग्लेशियर पर अगर आप जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर को अगर आप जाना, तो ये नदी आपस में काटेगी। ठीक है जी। तो आगे बढ़ती है, फिर ये यहां से एक और नदी निकल रही है जास्कर, वो इसमें मिल जाती है। जास्कर नदी यहां से इसमें मिल जाती है। और आगे चलते हैं तो गिलगित नदी भी इसमें आकर मिल जाती है। और अब बात करते हैं तो गिलगित नदी से थोड़ा सा आगे चलेगी तो काबुल नदी भी इसमें आकर मिल रही है। काबुल नदी भी इसमें आकर मिल रही है। और काबुल की सहायक नदी कौन सी है? स्वात। ये स्वात वही है जहां पर घाटियां पाई जाती है। स्वात की घाटी, यहां पर घाटी वाला इलाका है बहुत ज्यादा। ठीक है, बड़ी फेमस रही है काबुल में, मतलब स्वात घाटी। आगे चल लेते हैं तो काबुल भी इसमें, काबुल कहां से आती है? अफगानिस्तान से आती है। लाइफ लाइन समझी जाती है ये और टिग्रित नदी। किसकी? अफगानिस्तान की। काबुल और टिग्रित नदी दोनों ही लाइफ लाइन समझी जाती है, जीवन रेखा समझी जाती है अफगानिस्तान। इसके आगे चल लेते हैं तो एक कुर्रम नदी भी इसमें आकर गिर रही है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तोची नदी है। ये मैंने लिखा है तोची नदी। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं तो इसमें एक मुख्य नदी आकर गिर रही है, गोमल, जो पाकिस्तान में है। गोमल की सहायक नदी है कंदर, जो इसकी सहायक नदी है कंदर। और एक और सहायक नदी है इसकी जो गोमल में आकर मिल जाती है, झाबे या झोबे भी बोल देते हैं कई बार इसको। वो गोमल की सहायक नदी है जो गोमल में आकर मिल जाती है। और गोमल किस में आकर अपने को समाहित कर लेती है? वो सिंधु नदी में आकर समाहित कर लेती है। और फिर काबुल से पूर्व ये कहां पर मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। अब कर लेते हैं भारत की बात। तो इसमें एक नदी ये भी मिलती है, सोहन। और देख लेते हैं, जो भारत में देख लेते हैं, एक नदी आती है कहर, किशनगंगा और झेलम। कहां से निकल रही है? बैरीनाग झील से। ये झेलम की उत्पत्ति हो रही है, किशनगंगा की भी किसी ग्लेशियर से उत्पत्ति हो रही है। ये जब झेलम आती है तो ये किसकी सहायक नदी, यानी किस में मिल जाती है आकर?
ये मिल जाती है चिनाब नदी में, जो कि कहां से भारत में एंट्री कर रही है, बाड़ा लाचा के दर्रे से। बाड़ा का लाचा जो दर्रा है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो दर्रे से यहां पर आती है। और देखिए एक इसके ठीक नीचे एक और दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है रोहतांग। रोहतांग दर्रे से आती हुई एक नदी है जिसका नाम है रावी। रावी नदी में किस में आकर मिल जाती है, चिनाब में आकर मिल जाती है। और चिनाब में आकर जब मिल जाती है तो यहीं से एक नदी और आकर मिल जाती है या निकलती है, जिसका नाम है ब्यास। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। वो किसकी सहायक नदी है, वो सतलुज की सहायक नदी है। तो सतलुज कहां से निकल रही है अगर हम देखें तो वो राकसताल से निकल रही है, राकसताल की झील से निकलती हुई, और ये सब किस में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। सतलुज नदी, ये तो सारी रावी, चिनाब और झेलम तो किसकी सहायक नदियां हैं, चिनाब की। लेकिन फिर सतलुज की नदियां कौन बन जाती है, सतलुज की नदियां, ये सारी नदियां बन जाती है। और ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां बन जाती हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है ना। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था। अब देख लेते हैं इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन थी इसमें, तो एक तो झेलम थी, दूसरी सतलुज थी, और ब्यास थी, रावी थी, चिनाब थी। एक तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां थी। और बाईं ओर से एक तो शिगार भी मिलती है और एक जास्कर भी मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी थी, एक तो काबुल थी, ये वाली नदी जो काबुल वाली है, जो इसमें स्वात नदी आकर मिल रही है, काबुल है, कुर्रम है, ये वाली नदी है, गोमल है, तोजी तो इसकी सहायक नदी हो गई कुर्रम की, गोमल है, और गोमल हो गई, और एक किलगित नदी हो गई। तो इस प्रकार ये कौन सी है, दाईं ओर से मिलने वाली नदी। ये कौन सी है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो हम लोगों को पता होना चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग आप ये पूरा रिवर सिस्टम बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक बस यहीं पे क्लोज होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, पूरी जानकारी आपको यहां से मिली है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिवर्स है, रिवर सिस्टम है इसकी, जो इसकी सहायक नदियां, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में भी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैप तो हम लोगों ने बना ही लिया है, कहां कहां से कैसे कैसे नदियां मिलेंगी, बाकी इनके बारे में और डिस्क्रिप्शन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।